Welcome to Agarwal Editorials. Today we are going to do the chapter 4 Globalization and the Indian Economy. So here introduction. तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है बेसिकली कि कंट्रीज के बीच में इंटरकनेक्शन बढ़ना, इंटीग्रेशन होना इकोनॉमी का, सोसाइटी का, कल्चर का। तो इसमें की फीचर्स क्या हैं कि हम गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो हो रहा है कंट्रीज के बीच में। मतलब अगर कोई कंपनी यहाँ पर आके मैन्युफैक्चरिंग लगा रही है तो यहाँ से बाहर भी एक्सपोर्ट कर रही है, या फिर वो बाहर से चीज़ें कंबाइन होके यहाँ एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो इस तरह इस चीज़ को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इमर्जेंस ऑफ अ ग्लोबल मार्केट प्लेस विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजी, ट्रेड पॉलिसीज एंड एमएनसी। तो अब ग्लोबलाइजेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो इन्हांस हो, इंटरनेशनल ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज बढ़े, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जब हम देखा जाए तो जैसे कि अगर हम जब इंडिपेंडेंट नहीं थे, कॉलोनी के अंडर थे, तो हमारे से सिर्फ रॉ मटेरियल वो भी हमें फोर्स थे कि वो बाहर जा रहे हैं, और हमें फिनिश गुड्स का ही मार्केट बनना पड़ रहा था। तो जो प्रोडक्शन, बट अगर जनरली देखें तो प्रोडक्शन वॉज लोकलाइज्ड, तो लोग यहीं बना के यहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ट्रेड जो है वो लिमिटेड स्केल पे ही था, और ज़्यादातर चीज़ें बार्टर सिस्टम या फिर आपस में लिमिटेड गुड्स की एक्सचेंज से चलती थी। पर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो प्रोडक्शन एक्सपैंड हुई, ट्रेड ग्लोबली हुआ, जिससे कि हम मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन को ला पाए। मॉडर्न प्रोडक्शन चेन्स, तो अब प्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेड और कंट्रीज में डिवाइडेड है। अब जैसे स्मार्टफोन ही देख लो, उसका डिज़ाइन अगर यूएस में हुआ है तो उसके कंपोनेंट साउथ कोरिया और ताइवान से मिल रहे हैं और चाइना में असेंबल होके वर्ल्ड वाइड में बेचे जा रहे हैं। वाई प्रोडक्शन इज स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज? बिकॉज डिपेंड करता है। अब एमएनसीज क्या प्रेफर करेंगी कि जहाँ पर चीप लेबर अवेलेबल है वहाँ पे वो वाला काम हो, जहाँ से रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है चीपली या फिर इजीली अवेलेबल है या एक्सेस ईजी है, वहाँ से रॉ मटेरियल्स खरीदे जाएं। और जो लार्जर मार्केट्स है जहाँ उनके पास वो अपनी प्रोडक्शन करना भी चाहेंगे, तो हो सकता है इंडस्ट्रियल यूनिट्स वहाँ लगाना चाहें। फेवरेबल ट्रेड पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर है, तो इन सब चीज़ों को देखकर प्रोडक्शन जो है वो अलग अलग कंट्रीज में डिवाइडेड होती है, ज़्यादातर एमएनसीज की। फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, इसकी डेफिनेशन क्या है? जो भी एक कंपनी जो अपनी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का उसका नेटवर्क मल्टीपल कंट्रीज में है, उसको हम एक एमएनसी कहते हैं। इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक लार्ज स्केल ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट कैपिटल, उसकी एक स्पेशलाइजेशन है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसने गेन कर लिया हुआ है, ग्लोबल सप्लाई और मार्केटिंग चेन्स है। रोल ऑफ एमएनसीज इन द इकोनॉमी, तो इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है, शेयरिंग ऑफ एडवांस टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस, मार्केट एक्सपेंशन, कनेक्टिंग लोकल प्रोड्यूसर्स टू ग्लोबल मार्केट। Next we have is impact on local economies, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। तो लोकल इकोनॉमीज़ पे अब क्या इम्पैक्ट आया कि पॉजिटिव तो ये था कि चलो जॉब क्रिएशन हुई, इनकम जनरेशन हो रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अच्छी हो रही हैं। पर नेगेटिव इम्पैक्ट ये थे कि जो लोकल या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो कि हमारी ऑलमोस्ट सेकंड नंबर पे आती हैं एग्रीकल्चर के बाद एम्प्लॉयमेंट में, उनमें हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिला और कुछ लोग तो ख़त्म ही हो गए। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कुछ एक तो, मतलब जैसे कि कुछ एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कैपेसिटर्स बनाती थी वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी कंपनीज को अगर कैपेसिटर्स चाहिए भी हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो बाहर से ले रहे हैं, या फिर अगर कुछ यहाँ से खरीद भी रहे हैं तो वो भी इम्पोर्ट कर रहे हैं कि सस्ते दाम पे मिल जाए। तो पर उतने सस्ते दाम पे अभी हमारे यहाँ नहीं बन रही है। फिर लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको सीजनली काम मिल रहा है। अब एमएनसीज को तो अपना प्रॉफिट चाहिए, तो वो लेबर को क्या करते हैं, उनको परमानेंट पहले जो काम मिला करता था अब वो टेम्परेरी बेसिस पे जब पीक सीजन हो सिर्फ तब मिलता है, और वो भी लो मार्केट रेट पे। फैक्टरीज फैसिलिटेटिंग ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी सिर्फ मतलब जर्नल, हम टेक्नोलॉजी भी अब डिफरेंट सेंसेस में बात कर सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। फिर जो ट्रांसपोर्टेशन की अब जैसे है उसमें कि वो फास्ट हो, चीप हो। कम्युनिकेशन की मतलब नॉट ओनली इंटरनेट, मोबाइल एंड सेटेलाइट, बट मेरे हिसाब से अगर लोगों का भी कम्युनिकेशन अच्छा तो वहाँ पे कॉल सेंटर्स जैसे सेटअप करे जा सकते हैं, या वो चीज़ें भी अच्छी हो सकती हैं।
पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन, तो रिमूवल ऑफ टेरिफ्स या कोटास, ट्रेड बैरियर्स, जब हम ये सब हटाएंगे तभी यहाँ पर चीज़ें आ पाएंगी। अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे या किसी चीज़ पे टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो फिर वहाँ यहाँ पर वो जो इंडिया में वो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएंगी, फिर वो अपने आप ही यूज़ मतलब ट्रेड उतना लिबरल नहीं रहेगा, फिर वो महंगी होंगी तो लोग खरीदेंगे नहीं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो कंपनीज को हम इनकरेज करें कि वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करें। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 इन इंडिया, तो उसने लिबरलाइज करी पॉलिसीज ताकि ग्लोबल प्लेयर्स आएँ, प्राइवेट सेक्टर्स की सेक्टर्स को प्राइवेटाइज किया। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल रहता है इसमें कि वो फ्री एंड फेयर ट्रेड 164 कंट्रीज के अंदर करता है, ट्रेड डिस्प्यूट्स को ख़त्म करता है और रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स को एडवोकेट करता है या फिर बढ़ाता है, उसको बढ़ावा देता है वो। तो डब्ल्यूटीओ बेसिकली एक इनिशिएटिव था डेवलप्ड कंट्रीज ने जो शुरू किया था। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं। पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, जीडीपी बढ़ा ड्यू टू हाई ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फिर जैसे कि आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर बढ़ा हमारा। जॉब क्रिएशन हुई, ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग, आईटी एंड सर्विस इंडस्ट्रीज, जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ बीपीओज एंड कॉल सेंटर्स। देन कंज्यूमर बेनिफिट्स, कि हमें डाइवर्स गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही हैं, हमारे पास चीप रेट पे एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड भी आ रहा है। तो इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेशन विद ग्लोबल फर्म्स इम्प्रूव्स इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या रहे कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत चैलेंज था, जैसे कि उनको डिफ़िकल्ट हुआ इतनी चीप और हाई क्वालिटी इंपोर्ट्स के कारण। हैंडलूम वीवर्स अफेक्टेड बाय इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स। जॉब इनसिक्योरिटी, इनफॉर्मल जॉब्स ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया, जिससे कि अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट हो गया, कम वेज पे भी काम करना पड़ रहा है और ज़्यादा टाइम के लिए भी, एक्सप्लॉयटेशन पूरा है उसमें। वाइडनिंग इनइक्वालिटी, बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज एंड लार्ज कॉरपोरेशंस। अब जो अमीर है उसने तो वो और अमीर हो रहा है और जो गरीब है उसके लिए और सिचुएशन बुरी हो गई है, क्योंकि अब गवर्नमेंट उतना हेल्प नहीं कर पा रही है। केस स्टडीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो उसने कोलैबोरेशन किया विद इंडिया एंड ग्लोबल कंपनीज। इन इंडिया और ग्लोबल कंपनीज की जो कोलैबोरेशन है वो चीज़, जैसे Hyundai एंड Toyota ऑपरेटिंग इन इंडिया, देन मारुति सुजुकी जॉइंट वेंचर विद मारुति एंड सुजुकी। Then IT and services industries. So India has become a global hub for IT services, outsourcing and software development, जैसे कि Infosys, TCS, Wipro। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, अब इसमें क्या है, हमारे पास बासमती राइस, स्पाइसेस और फ्रूट्स, ड्यू टू ग्लोबल डिमांड उसका एक इंक्रीज एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे यहाँ से। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, तो रीजंस फॉर रेजिस्टेंस क्या है कि कल्चरल इरोजन, तो वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। लेबर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, एनवायरमेंटल डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिसोर्सेज ओवर यूज़ हो रहे हैं और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बढ़ गया है। एग्जाम्पल्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या है कि मूवमेंट बाय फार्मर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स। Example is protests against SEZ, which is Special Economic Zones displacing local communities। तो अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं कि ये कुछ एक प्लेसेस डेवलप करी जाती हैं गवर्नमेंट से ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ये होता है कि फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए आपको उसका रेंट या जगह का नहीं देना पड़ता, उसके बाद ही लगना शुरू होता है। तो इस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को थोड़ा प्रमोट किया जाता है और फिर अपनी जो कुछ कई बार गवर्नमेंट्स थोड़ा बहुत उसमें भी कर लेती हैं कि जैसे जो मतलब कि कुछ एक जो रूल्स उन्होंने बनाए हुए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस क्या होनी चाहिए, तो उसमें भी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट लेट गो कर रही है। फेयर ग्लोबलाइजेशन, उसका क्या मतलब है कि जो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स है वो हर एक सोसाइटी के मेंबर को हों। सिर्फ कुछ पार्ट ऑफ द सोसाइटी ने तो बहुत अच्छा ग्रो कर लिया और कुछ एक को नहीं मिल रहा है। देन स्ट्रैटेजीज फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और रूरल प्रोड्यूसर्स को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। लेबर राइट्स को रिस्टोर करना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स, प्रमोटिंग सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। देन इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया, जिससे कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इनकरेज किया जाए और इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंसी कम हो। ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी,
चैलेंजेस क्या है हमारे पास कि जो रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन बढ़ रहा है और वेस्ट जनरेशन है। अब उसके सॉल्यूशंस क्या है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करें, रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन टेक्निक्स। कंक्लूजन यही है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट तो करा है, ट्रांसफॉर्म किया है एक अच्छे के लिए, पर लेकिन ग्लोबलाइजेशन में इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और एक्सप्लॉयटेशन के बहुत ज़्यादा इश्यूज आए हैं। हमें ग्लोबलाइजेशन चाहिए पर फेयर और सस्टेनेबल ग्लोबलाइजेशन चाहिए, जिससे कि हमारा हर सेक्शन जो है सोसाइटी का उसको फ़ायदा हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी फ़ायदे में आए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो करें, हमारा एग्रीकल्चर ग्रो करे, फार्मर्स को प्रॉब्लम ना आए, हर एक सेक्टर ऑफ द सोसाइटी को इसमें फ़ायदा होना चाहिए। थैंक यू।